फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अंश 5G एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या जलवायु। लेकिन टॉपिक पर आने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो हम पढ़ते हैं जलवायु। जलवायु एक जियोग्राफी में टिपिकल सब्जेक्ट, टिपिकल टॉपिक माना जाता है किसमें, जियोग्राफी में। तो चलिए हम पहले वो डिफिनेशन आपको बताते हैं, फिर हम लिखते हैं। डिफिनेशन क्या होगी ये भी देखते हैं। किसी भी स्थान या देश में, क्या किसी भी स्थान या देश में लंबे समय अवधि में वर्षा, ताप, वायुमंडलीय दाब तथा हवाओं की दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु। किस किस के योग को, हमारी कंडीशन क्या क्या होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, लंबी समय अवधि होगी। क्या लंबी, पहली हमारी कंडीशन होगी लंबी समय अवधि। इसे हम लिख लेते हैं लंबी समय अवधि। लंबी समय अवधि, ओके। लंबी समय अवधि का मतलब क्या है, लंबी समय के बाद वहां की क्या होगी, वर्षा, ताप, क्या वर्षा, उसके बाद क्या रहेगा, ताप, क्या रहेगा, ताप, और ताप के बाद क्या बताया था मैंने, दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय तथा हवाओं की दशाओं के योग को, क्या हवाओं की दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। हवाओं की दशाएं, इन सब के योग को, क्या इन सभी के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। आई होप आपको जलवायु की डिफिनेशन आगे समझ में आ गई होगी। नहीं आ गई है तो फिर से हम एक बार बता देते हैं। किसी भी देश में लंबी समय अवधि में, किसी भी देश या स्थान में लंबी समय अवधि में वहां की क्या वर्षा, तापमान, वायुमंडलीय दाब तथा हवाओं की दशाओं के योग को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। जलवायु के बाद हम देखते हैं क्या, मौसम। दो चीजें, क्या पहली हमारी जलवायु, फिर हम देखते हैं मौसम किसे कहते हैं। बट दूसरी यानी क्या हो जाएगी, मौसम। मौसम, WE वेदर, क्या हो जाएगा, वेदर। हम मौसम किसे कहते हैं, मौसम अरबी भाषा के, मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है। किसके, अरबी भाषा के मौसम से हुई है। इसे मिलते हैं, इसकी जो उत्पत्ति हुई है मौसम शब्द की, क्या उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति इसकी हुई है अरबी भाषा के मौसम से, अरबी भाषा के मौसम से। उन शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है हवाओं की जो दशाएं होती है उनका ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। जिसका अर्थ क्या होता है, हवाओं की दशाएं, लिख नहीं रहा हूं, समझ आएगा। हवाओं की दशाएं ऋतुओं के अनुसार बदल जाना, हवाओं का ऋतुओं का अनुसार बदल जाना, हवाओं का ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। ऋतुओं के अनुसार बदल जाना। अब हमारा एक, इसके बाद क्या है, हम देखते हैं किस देश में किसके कारण कैसी जलवायु रहती है। तो किन तत्वों के कारण, तो हम उन तत्वों को देखते हैं। किसी भी देश में इनके कारण कैसी जलवायु होगी यह निर्भर करता है। किसी भी देश में, किसी भी देश में जलवायु किसी भी देश में जलवायु जो चार तत्वों के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां की जलवायु कैसी रहेगी। तो पहला क्या हमारा देख लेते हैं उसे। पहला हमारा है समुद्र तल से दूरी, समुद्र तट से दूरी। क्या पहला हमारा समुद्र तट से दूरी, दूसरा समुद्र तट से ऊंचाई। क्या दूसरा हमारा समुद्र तट से ऊंचाई, उसके बाद कहा है अक्षांश, किस अक्षांश पर स्थित है। उसके
उसके बाद हमारा है अक्षांश। अक्षांश को हम इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। क्या? लैटिट्यूड, अक्षांश। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथा एलिमेंट हमारा है वो पहाड़ों की स्थिति कैसी है। क्या? पहाड़ों की स्थिति कैसी है? पहाड़ों की स्थिति। इन 4 तत्वों पर डिपेंड करता है कि किसी भी देश या स्थान की जलवायु कैसी रहेगी। इन तत्वों पर। तो चलिए हम देख लेते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। मैंने आपको मैप पढ़ा था, इंडिया का मैप। तो मैप कैसा हमारा बनता है? मैप हमारा है, मैं वैसे सिंबल बना रहा हूं इस तरीके से हमारा मैप बनता है। और यहाँ पर हमारा क्या है? शिमला है। और यहाँ पर हमारा अमृतसर है। तो शिमला और अमृतसर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। क्या? एक ही अक्षांश पर। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है कि शिमला और अमृतसर एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो किस कारण शिमला की जो जलवायु होती है वहां पर अधिक ठंड रहती है तथा अमृतसर में उसकी अपेक्षा उतना ठंड नहीं रहता है। तो अक्षांश, क्योंकि अक्षांश एक जैसे ही रहते हैं तो वहां पर क्या, उसकी अक्षांश के समुद्र से ऊंचाई के कारण शिमला में ज्यादा ठंड रहता है। और हमारा जो अमृतसर यहाँ पर है, अमृतसर जो यहाँ पर हमारा है वहां पर शिमला की अपेक्षा कम तापमान रहता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब भारत में जलवायु कैसी है, कौन सी जलवायु है। चलिए इसे भी हम नोट कर लेते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में कैसी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। पहले हम लिख लेते हैं उष्णकटिबंधीय, उष्ण तथा उपोष्ण, उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? मानसूनी जलवायु। अब हम देखते हैं कि भारत में आखिर उष्ण तथा उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है। तो ग्लोब में भारत की जो स्थिति है उसे हम पहले देखते हैं। ग्लोब का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, हाँ जानते भी हैं। ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है। क्या ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में एक जाती है कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। और यहां पर जाती है भूमध्य रेखा। क्या? भूमध्य रेखा। और यहां पर जाती है मकर रेखा। कितनी रेखा है? मकर रेखा। और यहाँ पर आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। तो इस ग्लोब में अगर हम भारत की स्थिति देखें तो हमारा भारत है हमारा भारत यहाँ पर मैंने ट्रिक के द्वारा भी बता दिया कि हमारी कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसे जाकर आप देख लीजिए। ये भारत बीचों जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। कहा? भारत के बीचों बीच से। और जो इधर वाला कर्क रेखा से और मकर रेखा तक, या कर्क रेखा से
मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से और यहाँ तक के जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या कहता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इसी कारण भारत की जलवायु उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब आपको पता ही हो गया होगा कि भारत में गोलों में भारत कहाँ पर है, तो भारत की स्थिति कौन सी है तथा उस पर कौन सी रेखा जा रही है, किन किन राज्यों से होकर जा रही है। तो एक मिनट रुककर हम इसे तो अब हम देखते हैं भारत की जलवायु में लेकिन उससे पहले मैंने कुछ फैक्ट बता दिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा क्या टॉपिक से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको रट्टा मारने के लिए नहीं, वैसे फैक्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि किसी भी जो मानसून यहां पर लिखेंगे क्या? मानसून। तो किसी भी देश में वहां का मानसून उसके ताप के ऊपर डिपेंड करता है। क्या? उसके ताप के ऊपर, उसके टेम्परेचर हाई है या उसका टेम्परेचर लो है, जिसका हम जियोग्राफी में उसे कहते हैं मानसून का तापीय सिद्धांत। क्या? मानसून का तापीय सिद्धांत। इसी को जो टेम्परेचर ज्यादातर कम होने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं मानसून का तापीय सिद्धांत। क्या? मानसून का तापीय सिद्धांत, मानसून का तापीय सिद्धांत। जिसका जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू होता है क्या? T इज इक्वल टू 1/P। T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर होता है। क्या? T फॉर टेम्परेचर, P फॉर प्रेशर। यानी कि आपको पता ही लग गया कि ताप तथा दाब, यानी टेम्परेचर और प्रेशर में जो संबंध होता है, कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। जहां पर ताप ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा? दाब कम होगा, और जहां पर दाब कम होगा वहां पर ताप ज्यादा होगा। यह संबंध है उल्टा संबंध है ताप और दाब में। हमारे एक क्वेश्चन आता है कि हवाएं गतिशील कैसी रहती हैं? हवाएं चलती क्यों रहती हैं? तो हवाएं अगर चलती हैं तो किस तरफ की ओर चलती हैं? तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। कहां से कहां तक? उच्च दाब से, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हवाएं हमेशा जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। उच्च दाब से किसकी ओर चलती है? निम्न दाब की ओर चलती है, निम्न दाब की ओर। अब हम इसके बाद देखते हैं भारत में मानसून बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। क्या? भारत में मानसून बनने की प्रक्रिया एकदम फैक्ट बताने जा रहे हैं। मैं कोई डिफिनेशन लिखवाने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फैक्ट क्या है। हम भारत में मानसून बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। उससे पहले मैंने अभी ग्लोब बताया था, फिर से हम ग्लोब बनाते हैं। क्या? फिर से हम एक ग्लोब बनाते हैं। ये हमारा कौन सी रेखा थी? ये हमारी कर्क रेखा थी, ये हमारी भूमध्य थी, पता इसे क्या था? मकर रेखा। ये कौन सी थी? मकर रेखा। और इसके यहाँ तक की जो क्षेत्र था उसे क्या हम क्षेत्र क्या कहते थे? उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तथा इसके ऊपर मकर की रेखा से ऊपर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र था। क्या? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो अब मानसून कैसे बनता है? ग्रीष्म ऋतु में क्या था? जब ग्रीष्म ऋतु में भारत का शरद ऋतु में भारत वो सूर्य यहाँ पर रहता है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो कहा था कर्क रेखा के लंबवत यहाँ पर आ जाता है। कहाँ? ग्रीष्म
कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है, जिससे क्या होता है भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर क्या जाता है, टेम्परेचर अधिक हो जाता है, यानी तापमान अधिक होता है। और मैंने अभी तापमान और दाब के बारे में एक फार्मूला बताया था, संबंध होता है T=1/P बताया था क्या, कि जहां पर ताप ज्यादा रहेगा वहां पर दाब कम रहेगा, और जहां पर दाब कम रहेगा वहां पर ताप ज्यादा रहेगा। तो क्या होता है भारत कहां पर, भारत है यहाँ पर है सॉरी, कर्क रेखा जो भारत की क्या होती है बीचों बीच से होकर गुजरती है, क्या भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक हो जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेचर हमारा लो हो जाएगा, और तापमान अधिक है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, नहीं तापमान हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा हिंद महासागर, कहां पर, यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पर तापमान हमारा कम रहेगा, जो तापमान हमारा कम रहेगा तो क्या होगा, हमारा प्रेशर जो यहाँ पर हमारा निम्न दाब रहेगा टेम्परेचर के कारण, और यहाँ पर हमारा उच्च दाब रहेगा। इसी कारण जब क्या होता है हवाएं, जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर वो कम हुआ, यहाँ पर उच्च दाब हुआ, तो क्या यहाँ से हवाएं भूमध्य हिंद महासागर से हवाएं क्या होती हैं, अपने आप से बस यहीं से हवाओं की उत्पत्ति हो जाती है, कहाँ, हिंद महासागर में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो दाब रहता है, निम्न दाब रहता है, तो अपने आप ही समझ लीजिए बलून है, कोई गुब्बारा है, तो इसमें अगर हवा भरी हुई है, जैसे हिंद महासागर के इकट्ठा इर्द गिर्द हवाएं घूमती रहती हैं, और लेकिन जब यहाँ पे मान लीजिए कोई पिन मैंने उसे चुभो दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, हवा तुरंत बाहर निकलेगी, तुरंत। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत आता है, तुरंत यहाँ से वहां पर तापमान लो होता है, और यहाँ से हवाएं क्या होती है, हिंद महासागर में घूमती रहती है, और यहीं से हवाओं की उत्पत्ति चालू हो जाती है, कहा, भारत की तरफ आने के लिए। तो क्या इसी कारण भारत में हवाएं गतिशील रहती हैं। हो गया तक। और जब ये वहां से उठती है तो क्या होता है, समुद्र भूमध्य रेखा को पार करके समुद्र से होकर गुजरती हैं, भारत में आती हैं। तो क्या होता है, वो जलवाष्प लेकर भी अपने साथ कुछ आती हैं। क्या लेकर आती हैं, जलवाष्प। तो जलवाष्प जब लेकर आती है तो, और इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। क्या कहते हैं, हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। जब हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, कहा, भारत के मैदानी क्षेत्रों में जब प्रवेश करती हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। कौन, हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, इन हवाओं क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। तथा हिंद महासागर, जो ये हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ये दो भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं और बंगाल खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। पहला किस में भाग बटेंगे, अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। दूसरा बंगाल के खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। क्या, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। ये हिंद महासागर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते ही दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर हम मानसून की प्रक्रिया को फिर से हम देखते हैं, एक बार समझते हैं कि इनको हम डिफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। अगर आप ये समझ गए होंगे तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखेंगे। जब ग्रीष्म ऋतु में डिफिनेशन देखिए, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है, क्या ये यहाँ से शरद ऋतु में यहाँ पर रहता है, फिर ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर पहुंच जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य क्या था, कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत आ जाता है तो सूर्य के लंबवत आने के कारण भारत के पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक क्या होती है, तापमान अधिक रहता है।
जब तापमान अधिक रहने के कारण वहां का जो दाब होता है वो कम रहता है, तो दाब कम रहता है। और इसके विपरीत हिंद महासागर में जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत रहता है तो कम तापमान रहता है, और यहाँ पर जब कम तापमान रहता है तो तापमान उच्च रहता है, जो दाब होता है वो क्या होता है, उच्च रहता है। और जब उच्च दाब रहता है तो हवा में, मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि दाब और ताप में उल्टा संबंध पाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, उच्च दाब मिलता है, तुरंत वो हवाएं क्या कर खोजने लगती है कि निम्न दाब कहाँ पर है, तो निम्न दाब उनको भारत में मिलता है, और भारत में तुरंत लहराते हुए वहां से चल देती है। वहां से जब ये चलती है तो इनको भूमध्य रेखा पार करनी पड़ती है। क्या वहां से चूंकि जब वो चलती है तो भूमध्य रेखा के समीप ये समुद्र से जलवाष्प इकट्ठा करते हैं। क्या जलवाष्प इकट्ठा करके वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, वो वहां की जो हिंद महासागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। क्या दो भाग, अभी मैं बताऊंगा आपको वर्षा कैसे होती है। क्या दो भागों में बढ़ जाती है। पहली हमारी थी अरब सागर की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, और दूसरी थी बंगाल के खाड़ी की दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो जैसे वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनका आगमन किस राज्य में होता है ये भी देख लेते हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे, ऑप्शन में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए मानसूनी हवाएं सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती हैं, तो अगर राज्य दिया हुआ है तो हम लिखेंगे केरल। क्या कहाँ लिखेंगे, केरल। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार दिया हुआ है और केरल दिया हुआ है और कहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य नहीं लिखा हुआ है, तो हम अंडमान निकोबार लिखेंगे। कहाँ पर लिखेंगे, अंडमान निकोबार, क्योंकि सबसे पहले मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से चलकर अंडमान निकोबार में पहुंचती है। फिर क्या, लेकिन हम राज्य कौन सा लिखेंगे, केरल। तो ये कहाँ पहुंचती है, केरल। कब पहुंचती है, 1 जून को। ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देती है 1 जून को। किस राज्य में, केरल में। 1 जून को ये केरल में पहुंच जाती है। 1 जून को ये केरल में पहुंच जाती है। तो ये अपने अंदर क्या लेकर आती है, जलवाष्प लेकर आती है। जैसे समझ लिए कोई रुई का भीगा हुआ, जो रुई कोई भीगी हुई है या सोखता कोई है वगैरह, वो भीगा हुआ है, एकदम फुल है पानी से भरा हुआ, और वहां से वो चलता है। फिर क्या होता है, वहां पर केरल में पीठ घाट, मतलब अब वहां मैंने पहले बताया था कि पहाड़ों की स्थिति कैसी है, ये भी वहां की जलवायु पर निर्भर करता है कि कैसी जलवायु रहेगी वहां पर। तो तुरंत क्या होता है, वो हवाएं जून को केरल में पहुंचती हैं, और फिर जब वो केरल में पहुंचती हैं तो एक पीठ घाट से टकराती हैं। किससे टकराती है, वो पीठ घाट से टकराती है। मान लीजिए कोई ये रुई भीगी हुई है और यहाँ से वो चल के पहुंची, यहाँ पर कोई पहाड़ है। क्या, कोई पहाड़ है, और यहाँ से जैसे ही वो रुई टकराएगी तो क्या होगी, ये जब आपस में टक्कर होगी या कोई हवाएं विपरीत आई तो टकराई, तो टक्कर तो क्या होगा, रुई से हमारी क्या होगी, पानी नीचे की ओर गिरेगा। तो जैसे ये हमारे पीठ घाट से क्या हिंद महासागर की दक्षिण पश्चिमी हवाएं, मानसूनी हवाएं जब पीठ घाट से टकराती है, तो क्या होता है, उनके बीच में दाब पड़ता है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, जलवाष्प नीचे की ओर गिरने लगता है। बस क्या होता है, वर्षा होने लगती है, इससे मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। तो भारत में वर्षा मानसूनी हवाएं कब प्रवेश करती है, 1 जून को। अभी इसको हम अरब सागरी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला ये हमारा था केरल, क्या 1 जून को केरल में उनकी उपस्थिति। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।